औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्टवुड, सैपवुड और कैलस के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ कॉर्क कैम्बियम को भी कवर करेंगे। हार्टवुड हम किसे कहते हैं, आपने ज़हन में रखना है कि स्टीम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में ओल्ट जाइलम होता है और वो ओल्ट जाइलम अब नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, यानी वो जाइलम अब वाटर कंडक्ट नहीं कर सकते। तो ओल्ड जाइलम जो अब वाटर कंडक्ट नहीं कर सकते यानी नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, उसी ओल्ड जाइलम को हम क्या कहते हैं, हार्टवुड। और ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टीम के सेंटर में पाया जाता है। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ, ओल्ड जाइलम जो नॉन फंक्शनल हो चुका हो यानी मज़ीद वाटर कंडक्ट ना कर सके, ऐसे ओल्ड जाइलम को हम कहते हैं हार्टवुड और ये पाया जाता है स्टीम के बिल्कुल सेंटर में। अगर हम देखें हार्टवुड के जो सेल्स हैं, हार्टवुड के सेल्स के अंदर जो है मुख्तलिफ मटेरियल्स जो है एक्युमुलेट हो चुके हैं। उन मटेरियल में से एक का नाम है रेजिन, दूसरा हमारे पास क्या है, गम्स है। हार्टवुड के सेल्स के अंदर जो है रेजिन्स और गम्स जैसे केमिकल कंपाउंड्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंसेस जो है बैक्टीरिया और फंगस वगैरह को इनके सेल्स के अंदर ग्रो करने नहीं देता, और साथ ही साथ ये जो है वाटर कंडक्शन को भी क्या करता है, स्टॉप कर देता है। इसी वजह से ये जो हार्टवुड है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, यानी मज़ीद वाटर कंडक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सैपवुड है। नए जाइलम, न्यू जाइलम्स जो फंक्शनल है यानी वाटर कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। और सैपवुड जो है स्टीम के आउटर रीजन में पाया जाता है। आपने ज़हन में रखना है कि वो न्यू जाइलम जो वाटर कंडक्ट कर सकता है यानी फंक्शनल है, उसे हम कहते हैं सैपवुड। और सैपवुड जो है ये स्टीम के आउटर रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलस। कैलस जो है एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हम किसे कहते हैं, एक ऐसा सेल जो अब तक नॉन फंक्शनल हो यानी वो अपना काम नहीं जानता हो, ऐसे सेल को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। एक ऐसा सेल जो अब तक अपना फंक्शनल नहीं जानता हो, ऐसे सेल को हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो कैलस जो है एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। और ये कहाँ फॉर्म होता है, अगर प्लांट के कोई पार्ट डैमेज हो जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो उस एरिया में जो है कैलस फॉर्म होता है, ताकि वो क्या करे, ज़ख़म को भर दे, ताकि बैक्टीरिया और मुख्तलिफ जो है पैथोजेंस वगैरह प्लांट के उस डैमेज्ड एरिया के थ्रू प्लांट के अंदर दाखिल ना हो सके और प्लांट को नुकसान ना दे सके। ठीक है, इसका एक फ़ायदा। दूसरा, कैलस उन जगहों पर भी जो है फॉर्म होता है जहाँ दो बर्ड को इकट्ठा करना हो। ये उन जगहों में भी पाया जाता है जहाँ अगर हम टू डिफरेंट ब्रांचेस को जो है एक साथ मिलाते हैं थ्रू ग्राफ्टिंग प्रोसेस, उस जगह पर भी क्या होता है, कैलस फॉर्म होता है, ताकि उन टू डिफरेंट ब्रांचेस को क्या कर सके, यूनाइट कर सके, उनको क्या करें कि उनको अटैच कर सके एक दूसरे के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि मैंगोज़ के टू डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर मिसाल एक मैंगो एक नस्ल का है, दूसरे मैंगो दूसरी नस्ल का है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज़ के ब्रांचेस लेकर उनकी ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी दोनों ब्रांचेस को एक साथ क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं। और उनके जब हम यूनाइट करते हैं तो जिस जगह पर वो एक दूसरे के साथ अटैच हो चुका है, उस जगह के अराउंड जो है कैलस फॉर्म होता है, ताकि ये क्या कर सके, दोनों ब्रांचेस को टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच कर सके। और आप देख सकते हो कि कुछ दिनों के बाद जो है वो दोनों ब्रांचेस बिल्कुल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है। उन दोनों ब्रांचेस को फ्यूज़ कौन करता है, कैलस फ्यूज़ करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि कैलस इज़ अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। ये कहाँ पाया जाता है, डैमेज्ड एरियाज़ के ऊपर ये ग्रो करता है, फॉर्म होता है, ताकि उन डैमेज्ड एरियाज़ को कवर कर सके और बैक्टीरिया और फंगस वगैरह प्लांट के बॉडी के अंदर दाखिल होकर उनको नुकसान ना दे सके। दूसरा ये कि अगर हम टू डिफरेंट ब्रांचेस को इकट्ठा करना चाहते हैं थ्रू ग्राफ्टिंग प्रोसेस, तो जिस जगह पर हम दो ब्रांचेस को इकट्ठा करते हैं उस जगह पर कैलस फॉर्म होता है, ताकि ये दोनों ब्रांचेस को फर्मली जो है एक दूसरे
दूसरे के साथ क्या कर सके, फ्यूज़ कर सके। इसी तरह अगर किसी जगह पर दो बर्ड्स को इकट्ठा करना हो तो वहाँ पर भी कैलस फॉर्म होता है और दोनों बर्ड्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये था कैलस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम जो है एक लेयर ऑफ टिश्यू है और ये लेयर ऑफ टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, फर्स्ट करिए हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो है एक लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्म होता है। इस लेयर ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा ये एपिडर्मिस को फिर क्या करेंगे, रैप्चर करेंगे। एपिडर्मिस को जो है ये फाड़ देगा। जैसे जैसे कॉर्क कैम्बियम जो है ग्रो करता जाएगा एपिडर्मिस रैप्चर होते जाएंगे, फटते जाएंगे। और जब एपिडर्मिस कंप्लीटली रैप्चर हो जाए तो उसके बाद क्या करेगा कि यही कॉर्क कैम्बियम अपने अराउंड एक लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्म कर देगा, एक लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा। वो लेयर ऑफ सेल्स जो इसने अपने अराउंड फॉर्म की है उस लेयर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कॉर्क। और ये कॉर्क जो है क्या करेगा, ये जो है एपिडर्मिस का जगह लेगा, ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये कॉर्क जिसने एपिडर्मिस को रिप्लेस किया है, ये कॉर्क जो है इसके वॉल्स में एक लिपिड पाया जाता है। उस लिपिड का नाम क्या है, सिब्रीन है। और ये लिपिड जो है इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी इसमें से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि कॉर्क के जो सेल्स के वॉल में है उसमें सिब्रीन नामी लिपिड पाया जाता है जो वाटर को क्रॉस करने नहीं देता। और साथ ही साथ अगर हम देखें कॉर्क जो है स्टीम को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्क के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, इन सुराख को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिकल्स। और इन लेंटिकल्स के थ्रू जो है स्टीम गैसियस एक्सचेंज का काम भी करता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि कॉर्क कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ टिश्यू दैट इज फाउंड बीनीथ द एपिडर्मिस। एज द कॉर्क कैम्बियम ग्रो it ruptures the epidermis, and as the epidermis completely gets ruptured, cork cambium form a new layer of cell around itself, and that new layer of cell replaces epidermis, and that new layer of cell is known as cork. The cell of corks is impregnated with a lipid known as suberin, and this suberin does not allow the transportation of वाटर अक्रॉस। और साथ ही साथ अगर हम देखें कॉर्क क्या करता है, कॉर्क जो है प्लांट की स्टीम को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिकल्स, उनके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस भी होता है। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने 4 चीज़ें कवर की, हार्टवुड, सेपवुड, कैलस एंड कॉर्क कैम्बियम। थैंक यू, आपको होप के समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ।